नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हमारी खास ईवी सीरीज का आज है दूसरा एपिसोड और आज हम बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक कार की। जी हां, अब तो एक नया ट्रेंड आ चुका है जहां पर इलेक्ट्रिक कार एक हकीकत के तौर पर सामने आ चुकी है। बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को पसंद कर रहे हैं और ईवी खरीद रहे हैं। आपको भी अपने शहर में अब कई कारें दिख जाती होंगी जिनकी नंबर प्लेट ग्रीन कलर की होती होगी, यानी एक वो ईवी है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल दावा तो करते हैं कि वो ग्रीन भी हैं, वो आपके लिए बहुत सारी कॉस्ट सेविंग भी लेकर आते हैं, लेकिन सच में कॉस्ट सेविंग होती है कि नहीं होती है उसे आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्या ये रनिंग पे डिपेंड करती है? कम चलाने वालों के लिए उतना फायदा नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा रनिंग है तो ज़्यादा कॉस्ट सेविंग। साथ में कौन सी ईवी सही है, कौन सी ईवी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि कीमतें अभी भी थोड़ी ऊपर हैं। और फिर फाइनली इसमें आगे और क्या बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि ईवी खरीदते वक्त। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। कल टू व्हीलर्स की बात थी और आज बात होगी हमारी कार की, यानी कि इलेक्ट्रिक कार की या ईवी की। तो चलिए आज की शो की शुरुआत करते हैं। हमने दो खास एक्सपर्ट्स बुलाए आज आपसे बातचीत करने के लिए। वो हैं रोनोजॉय मुखर्जी और ड्राइव के एडिटर बर्टन डिसूजा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो रोनोजॉय, क्या कह सकते हैं कि अब हम ईवी युग में आ गए हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदना मतलब वैसा ही है जैसा कि अब आप कोई दूसरा व्हीकल खरीदते हैं, या अभी उसमें थोड़ा वक्त है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ईवी की तरफ हम चल चुके हैं और ये भी हम जानते हैं कि ईवी फ्यूचर है। काफी यूरोपियन देशों में बोल दिया गया है कि 2030 के बाद सिर्फ ईवीज वगैरह ही चलेंगी। अब चीज इसमें यह आती है कि क्या हम अभी रेडी हैं फुल ईवी अडॉप्टेशन के लिए? पहुंच गए हैं, आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी आगे जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ रहा है। ईवी की कॉस्टिंग अभी आम आदमी के लिए थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आगे जाके जरूर कम होगी और सरकार भी इसे काफी प्रमोट कर रही है। प्रदूषण वगैरह का पूरा आर्ग्यूमेंट अलग है, वो हम दूसरे उसमें लेंगे। लेकिन मेन चीज है कि ईवी के रास्ते हम चल चुके हैं, लेकिन अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे हम 100% ईवी अडॉप्ट कर सके। अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज हैं और अभी भी उतने सारे मॉडल्स कंज्यूमर के पास चॉइस के हिसाब से अवेलेबल नहीं है। तो हाँ, चल चुके हैं उस तरफ, लेकिन अभी काफी दूर है। बर्टिन, तो ये सवाल इन दिनों कंज्यूमर्स के मन में है, इतना देखते पढ़ते सुनते हैं ईवी के बारे में, लेकिन सवाल यह आता है कि क्या जब मुझे एक कार खरीदनी है तो मैं ईवी पे जाऊं या अपनी कन्वेंशनल कार ही खरीदूं? वेल, कंज्यूमर से सामने जो चॉइस होता है फिलहाल, जो आज की तारीख में जो चॉइस है वो है जो ईवी जो लेके रखते हैं, ये उनकी पहली गाड़ी ज्यादातर होती नहीं है, ये उनकी दूसरी गाड़ी हो सकती है फिलहाल। क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि मतलब मैं गाड़ी सिर्फ शहर के अंदर ना चलाऊं, मैं शायद नोएडा से लेके गुड़गांव तक जाऊंगा या कहीं और बाहर निकलूंगा गाड़ी लेके। लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए आपको ईवी अभी इट्स नॉट स्टिल फीजिबल एक ईवी यूज करना ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए। तो शहर के अंदर जो है फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, अभी भी थोड़ा सा वक्त लग जाएगा वो कंप्लीटली उसको स्प्रेड होने के लिए। तो ईवी की जो ज्यादातर यूज केस कंडीशंस होती है वो अर्बन एरियाज के अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है फिलहाल। बट शायद अगले 3-4 साल में वी विल हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसाइड द सिटी एज वेल, ताकि हम ईवीज को लेके लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग पे भी जा सकते हैं। राइट, तो दो बातें यहां पर निकल कर आई पहले दो सवालों में। एक तो ये कि देखिए, अभी भी बहुत सारे लोग जिनके पास ईवी है वो उनकी सेकंड कार है। रीजन बीइंग कि अभी भी आपके पास चार्जिंग के उतने ऑप्शंस नहीं है। पेट्रोल तो जहां खत्म हुआ आप भरवा लेते हैं, आपको कोई चिंता नहीं करनी, लेकिन ईवी के साथ अभी वो बात नहीं है। और दूसरा, अभी भी आपको एक ईवी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने होते हैं। तो रोनोजॉय, अब अगर ईवी की कॉस्टिंग की बात करूं, क्योंकि एक कन्वेंशनल कार के मुकाबले वो 2-3 लाख ऊपर आती है। अभी तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनके पेट्रोल मॉडल भी या डीजल मॉडल बाजार में उपलब्ध है, लेकिन वो सस्ते हैं और ईवी महंगी है। क्यों ये कॉस्ट ऊपर है, जबकि हमें तो लगता है कि ईवी में एक मोटर और एक बैटरी है, दो ही तो कंपोनेंट है। देखिए, इसमें ईवी में काफी कंपोनेंट्स हैं जो इसको एक्सपेंसिव बना देती है। मोटर से ज्यादा बैटरी की जो कॉस्ट है, आज के डेट में ईवी की बैटरीज बहुत एक्सपेंसिव हैं और उसके पीछे गाड़ी का जो मेन कॉस्ट है वो और उसके मोटर से
कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। फर्क करीब कुछ पॉपुलर गाड़ियों में, अगर जैसे आप टाटा नेक्सॉन वगैरह ले लेंगे तो 1-2 लाख रुपए का फर्क जरूर आता है। आपको याद होगा पुराना डिबेट होता था कि क्या डीजल गाड़ी ले या पेट्रोल, क्योंकि डीजल में बचत होती थी, तो हम वही कहते थे कि अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है तब डीजल लीजिए। तो अब इलेक्ट्रिक के लिए भी हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके शहर के अंदर रनिंग बहुत ज्यादा है, जैसे बर्टी ने भी पॉइंट आउट किया होगी कि अगर आप शहर में रहते हैं प्रीडोमिनेटली और आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, तो फिर इलेक्ट्रिक का सेंस बनता है। नहीं तो इस वक्त क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, बैटरी का कॉस्ट बहुत है और उसी के कारण से ईवी ज्यादा महंगी है, तो इस टाइम थोड़ा सा कॉस्ट डिफरेंस जो कम चलते हैं उनके लिए उतना ये मुनासिब नहीं बैठता। चलिए, तो यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे पहले कि हम गाड़ियों पर जाएं, अलग अलग गाड़ियों पर चर्चा करें, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, अभी भी देखा हमारे स्क्रीन पे चल रहा था कि कैसे एक कैलकुलेशन लगाई है हमने उनके लिए। देखिए, हमने ईवी वर्सेस एक पेट्रोल गाड़ी की बात की। हमने कहा कि आप रोज 60 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, पेट्रोल गाड़ी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 108 रुपए के आसपास का भाव हमने पकड़ा है, कहीं 106 है, कहीं 108 है, और 16 किलोमीटर की माइलेज पकड़ ली है इसके लिए, ठीक है। और उसके बाद हमने कंपैरिजन किया, तो देखिए बैटरी वाली जो कॉस्ट निकल कर आ रही है वो आ रही है करीब 2.5 रुपए, और वही पर किलोमीटर का खर्च जो पेट्रोल गाड़ी पे आ रहा है वो 7 रुपए के आसपास हो गया, 6 रुपए 80 पैसे। और अगर आप इसको सालाना में कन्वर्ट कर दें 1 साल के लिए, अभी इसमें इस कैलकुलेशन में, अच्छा मैं आपको बता दूं कि हमने नीति आयोग का जो कैलकुलेटर है उसको इसमें इस्तेमाल किया है। बिजली की यूनिट हमने मानी है कि करीब 12 रुपए के आसपास महाराष्ट्र को पकड़ते हुए, अगर आउटसाइड चार्जिंग है तो 20 रुपए का हमने यूनिट मान लिया है। और वो सारे कैलकुलेशन लगाने के बाद आप दर्शक लोग भी जाके वहां पे कर सकते हैं। कैलकुलेशन में सारी चीजें ऑटो फील्ड होती है, कुछ अपने हिसाब से डालनी होती है, कितनी चार्जिंग आप घर पे करेंगे, कितनी आप बाहर करेंगे। हमने जो मैक्सिमम पकड़ा तो उसमें देखिए बैटरी वाली गाड़ी का खर्च आ रहा है 55,000 रुपए, और उसी पर पेट्रोल गाड़ी की जो खर्चा आ रहा है 60 किलोमीटर प्रतिदिन चलने पर वो 1.5 लाख के आसपास आ रहा है, यानी करीब करीब 3 गुना का अंतर है। सालाना बचत देखिए वो भी कैलकुलेट किया है 93,000 रुपए की। तो बर्टन इस लिहाज से इस कैलकुलेशन को पकड़ ले तो ऐसा लगता है कि भाई ईवी बड़ी सस्ती है, आज ही खरीद ले, लेकिन क्या ये कैलकुलेशन सही तस्वीर पेश करता है? हाँ, ये एक सही तस्वीर है। फिलहाल जो रनिंग कॉस्ट है ईवीज का वो काफी लो है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की बचत जो है वो बेनिफिट जरूर आ जाता है इसके अंदर, इस कैलकुलेशन के अंदर। लेकिन देखा जाए एंट्री पॉइंट जो होता है ईवीज के लिए, जो उसकी खरीदारी की प्राइस जो होती है वो काफी हाई है कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल कार टुडे। तो ये फिलहाल ये एक हर्डल है बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए, जो इट स्टॉप्स देम फ्रॉम बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि उसका ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग बोलते हैं वो बहुत ही हाई होता है फिलहाल। इफ यू टेक इवन एट द लोअर एंड, एट द एंट्री लेवल, भले ये टाटा नेक्सॉन की इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या सिट्रन की इलेक्ट्रिक की गाड़ी हो या एमजी की इनफैक्ट नई वाली गाड़ी जो आई है मार्केट में, कॉमेट, इन सब की जो एंट्री प्राइस पॉइंट है वो काफी इज क्वाइट हाई कंपेयर टू अ पेट्रोल और अ डीजल इन दैट सेम सेगमेंट। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन आगे जाते हुए जैसे ही मतलब ये बैटरियों की प्राइस जो है वो कम होते जाएगी, ये एंट्री प्राइस पॉइंट भी उतर जाएगा काफी सारा। फिलहाल हम लोग मार्केट में जो चॉइसेस देख रहे हैं फॉर कंज्यूमर्स ऑल्सो, जो एंट्री सेगमेंट में जो गाड़ियां हैं, जो चॉइसेस है वो बहुत ही कम है इस वक्त। ज्यादातर जो चॉइसेस मिल जाती है कंज्यूमर्स को बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट्स में है, वेयर द कार्स कॉस्ट 25-30 लाख के ऊपर की एंट्री प्राइस हो जाती है उनकी। तो ये थोड़ा सा एक हर्डल है कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर घुसने के लिए, प्रवेश करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो कुछ जो भी ऑप्शन अवेलेबल है और जो लोग लेना चाहते हैं तो हम तो उसी हिसाब से बात करेंगे। अब जैसा आपने कहा एंट्री लेवल, अब 2 कारें इस समय हैं हमारे पास। एक तो है एमजी की कॉमेट ईवी जो अभी अभी लॉन्च हुई है, रेंज 230 किलोमीटर की, और इसका जो पावर है वो 42 bhp, और कीमत करीब आपको पड़ रही है 10 लाख रुपए के आसपास। मतलब रेंज एक 8 लाख से 10 लाख के ऑप्शन आ रहे हैं, हम लेके आते हैं स्क्रीन पर। और दूसरी है टाटा की टियागो ईवी, जो कि वही
250 से 325 की रेंज इसके पास है और बैटरी इसमें है करीब 24 किलोवाट की और 60 bhp का पावर, थोड़ी ज़्यादा ये पावरफुल है और कीमत इसकी जा रही है करीब 8.5 लाख से 12 लाख रुपए के बीच। तो चलिए अपने एक्सपर्ट से हम ये सलाह लेते हैं। तो रणोजय साहब, दोनों गाड़ियां MG की कॉमेट और टाटा की टियागो EV, अगर किसी को है कि भाई मैं ले लेता हूं, मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कैलकुलेशन हमने दिखा दिया, मुझे अपने शहर में चलने के लिए चाहिए, ज़्यादा मुझे आना जाना नहीं है, सेकंड कार की जो भी वो लेना चाहें, तो इन 2-3 गाड़ियों में से जो एंट्री लेवल पे ये 2 गाड़ियां हैं, कैसे वो जज करे कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? देखिए, हर जो कैलकुलेशन आपने दिखाया था, अगर मैं उसी से चलूं, जिसकी रनिंग ज्यादा नहीं है, जिसका आपने अभी जिक्र किया था, उसके लिए मतलब आप मान लीजिए 60 किलोमीटर जो है वो शहर में बहुत ज्यादा लोग नहीं चलते उतना। ज्यादातर लोगों की रनिंग 35 से 40 किलोमीटर होती है, उसमें उतना सेविंग इस वक्त आता नहीं है। फिर कॉमेट एक दूसरी तरह की गाड़ी है। कॉमेट एक 2 डोर 4 सीटर है और आप मान लीजिए 2 लोग ज्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते, पीछे जो 2 बैठेंगे उनकी थोड़ी सी पनिशमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का साइज छोटी कोई और गाड़ी ले ले, जैसे 5-6 लाख रुपए वाली गाड़ी से ही आप कंपेयर करेंगे, तो 4 लाख रुपए का डिफरेंस काफी ज्यादा डिफरेंस है। टियागो में भी, टियागो नो डाउट एक बहुत अच्छी गाड़ी है और इसमें रेंज वगैरह भी ज्यादा मिल जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी जो एंट्री कॉस्ट है वो इसकी काफी हाई है। और अगर आप इसके पेट्रोल मॉडल से कंपेयर करें तो फिर आप देखिए, यही लगता है कि ये ज्यादा महंगी है और उतनी वर्थ इस वक्त नहीं है। बर्टन, आपकी राय? वेल, दोनों गाड़ी को बीच में मेरी राय जो है वो एक कॉमेट जो है वो एक काफी आकर्षक गाड़ी है, लेकिन एक बहुत ही नीश सेगमेंट की ऑडियंस को कैप्चर करने की कोशिश कर दी है, क्योंकि इट्स अ वेरी फंकी, वेरी नाइसली डिजाइन स्टाइल, काफी यूनिक गाड़ी है। और ये 2 सीटर या 2 डोर वाला जो ऑप्शन है, ये इसका जो प्रोपोजिशन है, ये काफी एक यूनिक प्रोपोजिशन बन जाता है। कितने कंज्यूमर्स इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली गाड़ी के हिसाब से ये थोड़ी सी मतलब एक कॉम्प्रोमाइज सा बन जाता है इसके अंदर। टियागो EV जो है इज अ मोर कंप्लीट कार इन दी होल सेंस ऑफ दैट पैकेज। हमने ऑलरेडी टियागो के पेट्रोल और डीजल ऑप्शन जैसे देखे हुए, पेट्रोल ऑप्शन देखे हुए मार्केट में, एंड वी सीन दैट इट्स अ मोर कंप्लीट कार, इट्स अ मोर होलसम पैकेज। इसके अलावा जो अभी ऑप्शन हमें मिलता है, इसके इलेक्ट्रिक ऑप्शन जो मिलते हैं, इसकी सिर्फ पावर ट्रेन चेंज हो जाती है, बाकी गाड़ी जो है वैसे के वैसे रह जाता है। तो द टियागो इज डेफिनेटली अ लॉट बेटर वैल्यू ऑफरिंग फॉर कंज्यूमर्स। हाउएवर ये एक एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं होता है कॉमेट और टियागो के बीच में। दोनों गाड़ियों की जो यूज केस सिनारियोज होती है वो बहुत ही अलग हो जाता है, बट नॉनदलेस दे बोथ ऑफर अ गुड प्रोपोजिशन। समवन हु वांट समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, कुछ हटके इस मार्केट के अंदर चाहिए, तो कॉमेट उस नीड्स को फुलफिल कर देता है। लेकिन जो टियागो है, अगर आपके पास फैमिली हो, आप 4 सदस्य हो फैमिली में, तो आपके लिए जो है वो टियागो मेक्स अ लॉट मोर सेंस, बिकॉज इट्स अ मोर प्रैक्टिकल कार ओवरऑल। ठीक है, तो यहां पर टियागो पसंद आ रही है बर्टन को। अब अगली जो 2 गाड़ियां हैं, सिट्रॉन EC3 और टाटा की टिगोर EV, ये दोनों भी आपके सामने लेकर आते हैं। सिट्रॉन की अगर हम बात करें तो 320 किलोमीटर का रेंज है, 56 bhp का पावर है, कीमत करीब आपको लग जाएगी 11.5 से 12.25 लाख रुपए के बीच में। ठीक है जी। और टाटा की टिगोर EV की बात करें तो 315 किलोमीटर का इसका रेंज आ रहा है और इसमें 73 bhp का और ज्यादा ये पावरफुल गाड़ी है और कीमत इसकी हो जाती है करीब 12.5 से 13.25 लाख रुपए के बीच। तो इन 2 गाड़ियों में अगर बात करें तो कौन सी गाड़ी आपको पसंद आएगी? यहां पर ये सवाल मैं लेके जाता हूं। बटन, पहले आपके पास। अगेन यहाँ पर दोनों गाड़ी जो है वो अलग सेगमेंट के हिसाब से आ जाता है उसके अंदर। टिगोर अगेन कॉम्पैक्ट हैचबैक सेगमेंट में आ जाता है, लेकिन उसकी जो स्पेस है और उसके तुलना में जो सिट्रॉन की गाड़ी जो EC3 की जो स्पेस आ जाती है, काफी सारा फर्क आ जाता है इसके अंदर। हालांकि हम लोग ने जो देखा है कि सिट्रॉन की सिर्फ ये इलेक्ट्रिक गाड़ी भी नहीं है, इसके पेट्रोल काउंटर पार्ट्स भी है मार्केट में, बट ओवरऑल आई थिंक द टाटा प्रोडक्ट ऑफर्स अ लिटिल मोर वैल्यू कंपेयर्ड टू जहां पे सिट्रॉन की जो गाड़ी आती है इस मार्केट में, इस सेगमेंट में। सो फॉर
me, the Tigor is certainly the better option in this market. यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि हम जो अक्सर रेंज के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ये जो रेंज मैन्युफैक्चरर्स जो दे देते हैं फिलहाल इनकी गाड़ियों के बारे में, ये एक सिमुलेटेड या एक टेस्टेड रेंज हो जाता है जो गवर्नमेंट एजेंसीज इसको टेस्ट करके इसकी इवैल्यूएशन करके वो रेंज देते हैं। लेकिन जो रियल लाइफ कंडीशंस में है, एक्चुअल कंडीशन में, ये रेंज हालांकि ये रेंज अक्सर इस नंबर तक आपको मिलना होगी। हाँ बिल्कुल, ये एवरेज की तरह है पॉसिबल। हाँ, जैसा एवरेज हमें मिलता है स्टैंडर्ड, उसी तरह की रेंज हो गई है। रोनो जो है, आपकी इन दोनों गाड़ियों के बारे में क्या राय रहेगी? ये दिल जाता है सिट्रोन EC3 के तरफ, लेकिन दिमाग जो है वो कहता है कि टिगोर क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है और इसमें जो रेंज है वो ठीक ठाक है। लेकिन मेरी चॉइस इसमें सिट्रोन रहेगी क्योंकि मेरे को ये गाड़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसका डिजाइन अलग है और अंदर से ये गाड़ी काफी प्रैक्टिकल है। अगर आप लगेज वाली एरिया छोड़ दे, जहाँ पे हाँ टिगोर का तो मुकाबला नहीं कर सकते, अगर आप लगेज छोड़ दे तो अंदर की जो प्रैक्टिकलिटी है और जो एक फंकीनेस है गाड़ी में, जो इसके लुक्स हैं, जो इसकी शो है और चलती भी बहुत अच्छी है, तो मेरा वोट क्लियरली जो है वो सिट्रोन EC3 की तरफ जाता है। हालांकि मैं मानता हूं कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो टिगोर शायद ज्यादा एक प्रैक्टिकल चॉइस हो। ठीक है जी, चलिए, तो हमने एंट्री लेवल कुछ कारों की बात कर ली। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस लेवल को थोड़ा ऊपर लेकर जाएंगे जहां पर नेक्सॉन खड़ी है, XUV 400 है, और उसके बाद लग्जरी सेगमेंट में तो जैसा बटन ने थोड़ा जैसे जैसे सेगमेंट महंगा होता जा रहा है, ज्यादा ऑप्शन है, तो वहां पर कौन से ऑप्शन होंगे बेस्ट ईवी पर, उसकी चर्चा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलेक्ट्रिक कार बेस्ट ऑप्शन, फटाफट कुछ और ऑप्शन देखेंगे क्योंकि कारें ज्यादा हैं, समय थोड़ा कम है। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। तो बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि अब टाटा नेक्सॉन EV और महिंद्रा XUV 400 इनकी रेंज थोड़ी ऊपर चली जाती है। 14 लाख अगर मैं टाटा की बात करूं, 14 से करीब 17 लाख, और महिंद्रा XUV 400 ये करीब 16 लाख से शुरू होकर 19 लाख रुपए तक। ये दोनों थोड़ी मिड सेगमेंट में दोनों गाड़ियां आ जाती है। काफी सड़कों पर भी आपको टाटा की तो कई कारें दिखती है, टाटा नेक्सॉन EV, काफी लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। रोनोजॉय, इन दोनों गाड़ियों में कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगा? ये टाटा नेक्सॉन जो है वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट बन गया है। जैसे आप खुद कह रहे थे कि अब रोड पे काफी ये दिखने लगी है, बहुत लोग यूज कर रहे हैं। और अगर आप आज के डेट में छोटे शहरों में भी जाएंगे ना, तो छोटे शहरों में भी ये गाड़ी बहुत दिखने लग गई है। मैं काफी इंप्रेस हूँ टाटा नेक्सॉन EV से। जो महिंद्रा की XUV है, महिंद्रा की देखिए इंजीनियरिंग क्वालिटीज बहुत सॉलिड है उनकी। वो काफी R&D करने के बाद ही गाड़ी उतारते हैं मार्केट में, तो इसलिए उनका प्रोडक्ट हमेशा बहुत अच्छा रहता है। पीछे आप कोई भी उनके प्रोडक्ट्स देख लीजिए, चाहे नई स्कॉर्पियो, चाहे XUV हो, कुछ भी हो, उन्होंने बहुत बढ़िया काम गाड़ियों पे किया है। तो ये गाड़ी एक सॉलिड फाउंडेशन पे होनी चाहिए। हालांकि मेरे को ज्यादा भी रोड पे दिखी नहीं है, शायद प्रोडक्शन और डिलीवरीज इस वक्त थोड़ी कम है। लेकिन हाँ, टाटा और महिंद्रा के बीच में तो चॉइस करना बड़ा मुश्किल है। दोनों एक नेशनल प्राइड वाली कंपनी है, अपना दिल खुश हो जाता है ये दोनों गाड़ियां देख के। बट हाँ, इस वक्त जो नेक्सॉन है उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है और छोटे शहरों में भी ये गाड़ी काफी दिखती है। बटन, आपकी चॉइस कौन सी रहेगी इन दोनों में से? हमने दोनों गाड़ी टेस्ट की है वैसे ओ ड्राइव पर, और हमारे टेस्ट के मुताबिक नेक्सॉन EV जो है वो XUV 400 से थोड़ी सी ज्यादा बेहतर निकल आती है, आगे बढ़ जाती है। और ये इसकी वजह इसकी रेंज है, एक तो ये है, और दूसरी ये है कि टाटा मोटर्स को ना एक हेड स्टार्ट मिला हुआ है EV सेक्टर में, जो उन्होंने मतलब काफी सारे लेसन्स सीखे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो गाड़ियां हैं, एक तो उन्होंने काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके काफी टाटा नेक्सॉन मैक्स के EV के काफी सारे ऑप्शंस है मार्केट में जो आप खरीद सकते हो। हालांकि महिंद्रा का सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है आपको XUV 400 का। So there is more accessibility for the Nexon EV in the market, and this is why हमारी राय में the Max, the Nexon EV is a slightly better option because accessibility इसकी ज्यादा आ जाती है। राइट। एक बटन BYD करके कंपनी नजर आ रही है कुछ इलेक्ट्रिक कारों को लेकर, एक शोरूम में मैंने देखा, इसके बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता, ये कैसी है?
वेल BYD एक नई कंपनी है मार्केट में जो आई हुई है, उतरी हुई है। इट्स अ चाइनीज कंपनी एंड दे हैड इनके दो गाड़ियां आई थी। एक पहले तो E6 आई थी और अभी एटो करके आई है नई गाड़ी। और एटो की जो फीचर्स है, इसकी जो ड्राइविंग इंप्रेशंस है, बहुत ही इंप्रेसिव है फॉर दैट मैटर। मतलब सिर्फ बाहर से ये आकर्षक दिखती नहीं है, अंदर से भी आप बैठ जाओ तो इसके फीचर्स जो है, इसके अंदर एक फॉर इंस्टेंस एक टच स्क्रीन है जो आपको जो खुद ही खुद डिपेंडिंग ऑन द मोड यू वांट, वो या तो पोर्ट्रेट मोड में हो सकता है या लैंडस्केप मोड में अपने आप घूम सकता है। सो दीज काइंड ऑफ फीचर्स इसको एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अपील, एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुक एंड फील दे देता है। इसके अलावा BYD की एक खासियत जो है, इसकी ये ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी है विच इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट बैटरी टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड टुडे। और इसकी जो रेंज है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसकी वजह से आपको एक छोटी गाड़ी में जो एटो 3 की जो डिमेंशंस है वो आ जाता है Hyundai क्रेटा के साइज में, उस सेगमेंट में, लेकिन इसकी जो रेंज आती है तकरीबन 400-450 किलोमीटर तक। इट्स कंप्लीटली इट्स अ फैंटास्टिक प्रोपोजिशन फॉर मोस्ट कंज्यूमर्स। लेकिन प्राइस जो है इसकी काफी ऊंची जाती है। चलिए, तो प्राइस इसकी ज्यादा है और ये करीब करीब 30 लाख की होती है। और हुंडई कोना है जो इसके आसपास है 23 से 24 लाख, हालांकि 6 लाख का डिफरेंस वहां पे भी है। अब फटाफट लग्जरी सेगमेंट की तरफ भाग लेते, समय कम है। मिनी कूपर SE, वोल्वो XC40, मर्सिडीज EQB आपकी स्क्रीन पे आते जाएंगे एक के बाद एक। ऑडी का e-tron काफी फेमस है ये। जगुआर का I-Pace, इसने भी अपनी जगह अच्छी बना रखी है। BMW iX और पोर्शे टाइकान। इतनी ढेर सारे ऑप्शंस हैं, मतलब सेगमेंट ऊपर जाके बहुत बड़ा हो जाता है। तो रोनोजॉय, अब इतने सारे ऑप्शंस में हालांकि पैसे भी खूब लग रहे हैं, यहाँ करोड़ों में कीमत जा रही है। पोर्शे करीब 2.5 करोड़ आपको पड़ती है, BMW करीब 1.25 करोड़ के, जगुआर भी करीब 1.25 करोड़ के आसपास। इतना पैसा खर्च करने वाला सेगमेंट अलग है, लेकिन कौन सी गाड़ी फिर इसमें से चूज की जाए जब इतने ऑप्शन है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि इस सेगमेंट का जो कंज्यूमर है वो दिमाग से नहीं, दिल से गाड़ी खरीदता है, क्योंकि उनको एक अच्छी गाड़ी चाहिए। अगर आप EQS, मर्सिडीज की S-क्लास इक्विवेलेंट वगैरह में चले जाए या BMW के i7 में चले जाए तो आप तो 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाओगे। तो देखिए, जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन हाँ, जो आज के डेट में आप मान लो करीब 70-75 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ का सेगमेंट है। सबसे ज्यादा चॉइसेस इसमें अवेलेबल है। अगर आपको SUV चाहिए तो उसमें भी आपको बहुत चॉइसेस मिल जाते हैं, चाहे ऑडी की e-tron हो या BMW की iX4 हो या कोई और iX और कोई और गाड़ी हो। लेकिन इसमें चॉइसेस बहुत है। पोर्शे की टेकैन है, ऑडी की अपनी गाड़ियां हैं इसमें। तो 75 लाख से लेकर 2 करोड़ के इसमें एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। और जो गाड़ी आपको पसंद है, क्रॉसओवर पसंद है, SUV पसंद है, आपको बड़ी सेगमेंट सलून पसंद है, सारी चॉइसेस और एक्साइटमेंट इसी सेगमेंट। राइट, मेरा टाइम अप हो गया, लेकिन बर्टेड आपकी राय जरूरी रहेगी। सो क्विकली, इन ढेर सारे ऑप्शंस में से अगर इतना पैसा डालना ही है तो डेफिनेटली वो लोग भी सोचते हैं कि भाई कौन सा बेस्ट ऑप्शन मेरे पास हो, तो क्या क्राइटेरिया, क्या पसंद रहेगी आपकी? वेल, फिलहाल तो देखा जाए तो थोड़े से अफोर्डेबल सेगमेंट्स में EQB जो है मर्सिडीज बेंज की, वो काफी चलती है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल 7 सीटर ऑप्शन वाली SUV है ये। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी है, गुड क्वालिटी, ग्रेट परफॉर्मेंस इस सेगमेंट में आ जाता है EQB के साथ। इससे ज्यादा थोड़े प्राइस रेंज में बढ़ा जाए तो मर्सिडीज की EQS भी है, जिसकी रेंज जो है कम से कम 700 किलोमीटर का रेंज दे देता है आपको, विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। इसके अलावा इसकी जो कंफर्ट और इसकी जो फीचर्स है, दे आर इक्विवेलेंट टू दी S-क्लास इन द इंडस्ट्री। तो ये दो मॉडल जो है मर्सिडीज से बहुत ही अच्छे सेल्स और अच्छे नंबर्स आते हैं इसके साथ। लेकिन इसके अलावा हम जो देखा जाए तो अगर हम परफॉर्मेंस कैटेगरी में देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक की एक खासियत होती है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है, एक्सेलरेशन जो होती है, ये एक जबरदस्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए। इसके लिए इस सेगमेंट में इसके साथ आपके पास ऑडी की RS e-tron है, इसके साथ पोर्शे की टेकैन भी है। ये दोनों गाड़ी जो है वो स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस जो फीचर्स दे देता है आपको, ये एक दे आर वेरी वेरी कैप्टिवेटिंग फॉर कंज्यूमर। राइट, तो सम ऑफ द बेटर चॉइसेस दैट आई हैव इन दिस सेगमेंट। इंटरेस्टिंग रही ये बातचीत। काफी समय मुझे लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन ये तो कम पड़ गया उल्टा, और काफी सारे ऑप्शंस ऊपर जाते हुए डेफिनेटली बढ़ जाते। लेकिन हाँ, सबकी गाड़ी होनी चाहिए EV, क्योंकि ये तो हम कह रहे हैं कि भाई बचत करती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। थोड़ा और समय लग सकता है पूरा इकोसिस्टम
सेट होने में, लेकिन जब तक लोग ईवी लेना चाहते हो उसके पहले भी तो हर प्राइस रेंज में क्या ऑप्शन है हमने आपको बताया, और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया कि चुनना है तो आपको क्या बातें देखनी है और कौन सी गाड़ी उसमें भी वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। तो बर्टन एंड रोडजॉय, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए राय रखी। नमस्कार।